सरकार क्या कह रही है कि हम तो गरीबी को कम कर रहे हैं। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं जिससे कि हमारा ध्यान न जाए कि गैर बराबरी बढ़ती चली जा रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। 2015 में उत्तर प्रदेश में 360 नौकरियां निकली थीं पियोन की, उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 380 PhD थे और जिसमें 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम थे। यानी कि जो आपकी स्किल है उस लेवल का आपको जॉब नहीं मिल रहा। गरीबी है, बेरोजगारी है और असमानता जो है अमीर और गरीब में वो बढ़ती चली जा रही है। रिजर्व्स कम हो रहे हैं और जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, उससे लगता है कि समस्या काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। और जिस प्रकार से अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन तेज़ है, उसका भी असर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ेगा और रुपया इससे कमज़ोर होता चला जाएगा, जिसका असर होगा कि हमारा इन्फ्लेशन और तेज़ हो जाएगा जैसे जैसे रुपया गिरेगा। फिर बजट का जो डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसके भी सही आंकड़े सरकार नहीं दे रही है। तो मैं कई चीज़ों का ये बता रहा हूँ कि आंकड़े हमारे पास सही नहीं आते हैं और जो सही आंकड़े हैं उसको ऑपोजिशन आगे बढ़ा नहीं रहा है, या जो मीडिया में जो इकोनॉमिस्ट आते हैं वो सही आंकड़े देने में घबराते हैं। तो इसलिए जनता के पास जो खबर आती है अर्थव्यवस्था के बारे में वो सही नहीं आती है। तो जैसे कि RBI के आंकड़े आते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कैसे कर रही है, तो दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जब अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट थी या डिक्लाइन पे थी तो भी उनका प्रॉफिट 20 से 25% बढ़ रहा था। तो क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि और जगह आमदनी कम हो रही थी। तो जब अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, उनका जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि गैर बराबरी और ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही है। और वो हमें दिख भी रहा है कि खरबपतियों की संख्या किस प्रकार से और तेज़ हो गई। साथ में RBI के आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्री में, वो बहुत ज़्यादा गिर गया था लॉकडाउन के चलते हुए। वो अभी रिकवर ही किया है जहाँ पे वो 2019 में था। और 2019 में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय भी अर्थव्यवस्था गिरावट के उस पर चल रही थी। तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 72% के आसपास है। जब तक कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 नहीं पहुंचती तो इन्वेस्टमेंट तेज़ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जब तेज़ नहीं होता तो अर्थव्यवस्था की जो बढ़त की रफ्तार है वो तेज़ नहीं होती है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम है, जो जिस समय पैंडेमिक नहीं था उस समय के आसपास ही अभी पहुंच पाई है। कंज्यूमर सेंटिमेंट, जिससे कंजम्पशन का असर पड़ता है, कंज्यूमर सेंटिमेंट भी RBI बता रहा है कि अभी वो भी 72 की लेवल पे है, जबकि पैंडेमिक के पहले जनवरी 2020 में वो 104 की लेवल पे था। यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी अभी रिकवर नहीं किया है। और यही वजह है कि डिमांड अभी पूरी तरह आई नहीं है, और क्योंकि डिमांड पूरी तरह आई नहीं है तो इंडस्ट्री अभी पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जो RBI के आंकड़े हमें बताते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो RBI के आंकड़े हैं वो संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं, उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते हैं। और जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसमें 6% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में 94% काम करते हैं। तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये इस 6% लोगों के आंकड़े हैं जो हमें बताए जा रहे हैं। 94% तो क्या हो रहा है वो आंकड़े अभी आ ही नहीं रहे हैं। फिर जो कहा जा रहा है कि ऑफिशियली भी अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो 2019 की लेवल के बराबर ही आया है। हालांकि एक्चुअल में वो कम है, पर ऑफिशियली तो यही बताया जा रहा है कि वो उसी लेवल पे है। तो एक तरफ 2019 से अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है, पर इन्फ्लेशन तेज़ हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक स्टैगफ्लेशन में है। तो स्टैगफ्लेशन जो होता है उससे जूझना पॉलिसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे RBI ने अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और जो लिक्विडिटी है अर्थव्यवस्था में CRR जिसको बोलते हैं उसको उन्होंने वो किया जिससे लिक्विडिटी कम हो। पर इसका असर क्या होगा कि ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ और कम कर देंगे तो स्टैगफ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो इस स्टैगफ्लेशन की परिस्थिति से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जब असंगठित क्षेत्र पे असर होता है तो उसका असर सीधे सीधे बेरोजगारी पे पड़ता है, जिसकी आज चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो
ये जो समस्याएं हैं ये पैंडेमिक के दौरान शुरू हो गई थी, और अब जो दौर आया है जिसमें यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ये और बिगड़ती जा रही है समस्या, और लग नहीं रहा कि ये समस्या जल्दी हल होगी। तो ये समस्या जो बिगड़ी हुई है इसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो पैंडेमिक के पहले ही समस्या एक्चुअली बिगड़ रही थी, क्योंकि जो असमानता है वो बढ़ रही थी, और जब असमानता बढ़ती है तो डिमांड पे असर पड़ता है, और जब डिमांड पे असर पड़ता है तो उसका जो है रोज़गार पे असर पड़ता है वगैरह। तो रोज़गार की समस्या अभी पैंडेमिक के दौरान तो बिगड़ी है, उससे पहले ही बिगड़ती चली जा रही थी। तो आपने देखा कि 2017-18 के Q4 में जब सरकार ऑफिशियली कह रही थी कि 8% की ग्रोथ है, उससे गिरते गिरते पैंडेमिक के पहले वो 3.1% पे आ गई थी। यानी समस्या बिगड़ती चली जा रही थी, और पैंडेमिक से फिर वो समस्या और ज़्यादा परेशानी में आ गई। और जो सारा सरकार का फोकस है अपनी नीति में, वो फोकस है जिसको हम कहते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब है कि बिजनेस को आप फ़ायदा पहुंचाइए तो बिजनेस फिर इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा, और जब वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा तो ग्रोथ होगी। पर लेकिन ये नीति तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक डिमांड अर्थव्यवस्था में पूरी ना हो। अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई साइड नीति नहीं कामयाब होगी। जैसे मैंने कहा, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर 70 पे है तो इन्वेस्टमेंट आप करके और ज़्यादा क्या करेंगे। अगर आप 100 कारें प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपकी सिर्फ 70 कारें बिक रही हैं, तो आप 110 कारों का प्रोडक्शन क्यों आप जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी क्रिएट करेंगे, फिर तो आपका लॉस और बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब तक कि डिमांड नहीं होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, और जब इन्वेस्टमेंट और नहीं बढ़ेगा तो फिर ग्रोथ और आगे नहीं जाएगी। और डिमांड जब तक कम रहेगी, इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, तो ग्रोथ और अपने आप गिरती चली जाएगी, जो पहले हमने पैंडेमिक के पहले ही देखा था। तो इसके पीछे ये जो सप्लाई साइड नीतियां हैं, अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है कि सप्लाई साइड नीति का मतलब है कि हम सप्लाई को और बढ़ा रहे हैं, कि जैसे अभी लॉकडाउन के चलते हुए सारी दुनिया में सप्लाई बॉटलनेक हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, सामान मिल नहीं रहा। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को चिप्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल जो कारें बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हैं, वो चिप्स की शॉर्टेज बहुत है। शिपिंग की शॉर्टेज है, क्योंकि कंटेनर फंस गए पोर्ट्स पे, तो शिपिंग के कॉस्ट बढ़ गए। तो यानी सप्लाई बढ़ाना ज़रूरी है, पर सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं कि आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो जैसे हमने देखा 2019 में कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़बरदस्त टैक्स में छूट दी गई, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कम किया गया, 1.6 लाख करोड़ रुपया टैक्स कलेक्शन कम हो गया था, और उससे हमारा डेफिसिट पहले से ही बढ़ने लगा। तो जब ये लॉकडाउन और पैंडेमिक आया तो हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर थी, और इसीलिए हम इससे ठीक से जूझ नहीं पाए। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को हमें अलग से समझना पड़ेगा, और सप्लाई बढ़ाना एक अलग चीज़ है। सप्लाई बढ़ाने के लिए हमें बिजनेसेस को रिवाइव करना है जो बिजनेसेस बंद हो गए हैं, और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स अलग चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि बिजनेस को कंसेशन दिया जाए। तो जो आत्मनिर्भर पैकेज है जो हमारे सामने रखा गया, जिसमें कहा गया 21 लाख करोड़ रुपया दिया गया जो पैंडेमिक के दौरान, उसमें ज़्यादातर क्रेडिट है 9 लाख करोड़ रुपया, बाकी बिजनेस को कंसेशन है, और जो आम जनता को दिया गया वो महज 3 लाख करोड़ रुपया, यानी जीडीपी का 1.5% दिया गया, जबकि जो जनता का नुकसान हुआ वो उससे बहुत ज़्यादा हुआ। और इसीलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो आसानी से रिवाइव नहीं की। सरकार कह रही है रिवाइव कर रही है, लेकिन अभी भी जो असंगठित क्षेत्र है वो रिवाइव नहीं किया। उसके पीछे वजह ये है कि आज हमारे देश में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे कहा गया, गरीबी है, बेरोज़गारी है, और असमानता जो है अमीर और गरीब में वो बढ़ती चली जा रही है, और जो गेन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो कुछ ही हाथों में जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर 20 से 24% उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जबकि आम जनता की आमदनी कम होती जा रही है। और इसीलिए हमारे यहाँ बिलियनर्स की संख्या ज़बरदस्त बढ़ गई। दुनिया में तीसरे नंबर के बिलियनर्स हमारे यहाँ हैं, जबकि पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, नीचे से 40वां स्थान है। तो एक तरफ गरीबी है, दूसरी तरफ जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। और इस पे जो रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि किस तरह से 1% लोगों के पास 50% से ज़्यादा दौलत है, और जो नीचे का तबका है उसके पास 1% भी दौलत नहीं है।
तो यानी कि जो असमानता है ये इतनी बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है और इसकी वजह से समस्या हमारे समाज में और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि हम तो गरीबी को कम कर रहे हैं। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं जिससे कि हमारा ध्यान न जाए कि गैर बराबरी बढ़ती चली जा रही है। जो गैर बराबरी है उसका जो असर है जो हमारे गरीबों पे है उसकी तरफ ध्यान न जाए। जो प्राइस का सर्वे आया था अभी जनवरी के अंत में, उसने दिखाया कि जो टॉप 20% है उनकी आमदनी बहुत बढ़ी है 30%, और जो बॉटम 20% है उनकी आमदनी 50% गिर गई, यानी कि वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। और जो नेक्स्ट तबका है उसकी 30% गिरी, यानी कि कुल मिला के जो 60% नीचे का तबका है उसकी आमदनी गिरी, जो ऊपर का 40% तबका है उसकी आमदनी बढ़ी नोटबंदी के बाद से। 2015-16 से 2020-21 के बीच में इस तरह से गैर बराबरी बढ़ी। दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2018 का दिखा रहा है कि हमारे देश में 90%, देश में बताऊंगा पर वो दिल्ली का सर्वे है, वो बताता है कि दिल्ली के 90% परिवार 25,000 रुपये महीने से कम खर्च करते हैं और 98% परिवार वो 50,000 रुपये प्रति माह से कम खर्च करते हैं। अब क्योंकि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना ज़्यादा है देश से, तो इसको अगर हम 2.5 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि देश में 90% परिवार 10,000 रुपये से कम खर्च करते हैं और 98% 20,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। तो आज की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि गरीबी की परिभाषा किस प्रकार से हो। और ये जो सारे हमने किया है, नोटबंदी, फिर उसके बाद जीएसटी किया, जीएसटी ने भी असंगठित क्षेत्र को बड़ी बुरी तरह से जो पछाड़ दिया। वजह यह है कि जीएसटी से बाहर रखा गया है असंगठित क्षेत्र को, तो उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, तो यानी कि जो माल खरीदते हैं वो महंगा हो जाता है, और क्योंकि वो इनपुट क्रेडिट दे नहीं सकते जो उनसे माल खरीदेगा, तो उनका दाम बढ़ जाता है। तो डिमांड शिफ्ट कर गई है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। तो अभी 1.5 महीने पहले हिंदुस्तान लीवर का, यूनिलीवर का जो एनुअल रिपोर्ट आया, उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि डिमांड हमारी तरफ आ गई है। छोटे उद्योग, मझौले उद्योग वो इससे डील नहीं कर पा रहे हैं, तो डिमांड हमारी तरफ आ गई है, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताया कि जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है उसमें 30 यूनिट हैं, 5 बड़े यूनिट हैं, 25 छोटे यूनिट हैं, और वो कह रहे हैं कि हम 5 बहुत खुश हैं, हमारी डिमांड 24% बढ़ रही है। और क्यों? क्योंकि ये जो 25 यूनिट हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं वो इससे कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो डिमांड हमारी तरफ आ रही है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारे अर्थव्यवस्था में आप देखें तो जैसे कि अभी ई कॉमर्स बहुत तेज़ी पे है, लोग ई कॉमर्स से जो सामान खरीद रहे हैं, तो जो नेबरहुड स्टोर है वहाँ पे जो कम जो डिमांड आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं कि हमारी डिमांड जो है वो असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में शिफ्ट कर रही है, जिससे असंगठित क्षेत्र गिर रहा है और संगठित क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट 20-24% बढ़ रहा है, जैसे कि बताया गया। अब इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या है? सबसे पहले कि जो हमारा जीडीपी होता है उसको हम कैसे नापते हैं? ज़्यादातर वो संगठित क्षेत्र के आंकड़े होते हैं, उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आते नहीं हैं। और खासकर जो क्वार्टरली आंकड़े जो हर क्वार्टर पे अनाउंस किए जाते हैं, जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि अब 7% बढ़ रहा है, अब 8% बढ़ रहा है, अब 4% बढ़ रहा है, उसमें तो असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आते ही नहीं हैं, सिवा कृषि के। और कृषि के भी आंकड़े ये मान लिए जाते हैं कि टारगेट जो है वो फुलफिल हो गए। तो आपने देखा जैसे ही लॉकडाउन लगा, जिसको हम Q1 बोलते हैं 2021 का, उसमें आपने देखा फसल सड़ गई, वो बाज़ार में नहीं आ पाई, फल सब्जी सड़ गए, फूल सड़ गए, दूध की डिमांड कम हो गई। आपने देखा पोल्ट्री में अंडों की डिमांड कम हो गई क्योंकि 1 करोड़ अंडे इस्तेमाल होते हैं मिड डे मील स्कीम में। लोगों ने चिकन खाना कम कर दिया क्योंकि उनको डर था कि उससे जो उनको बीमारी हो जाएगी। तो पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, ये सारी चीज़ें कम हुई। और ये 50% है एग्रीकल्चर का, तो ये 50% कम से कम 50% गिरा, तो हमारे कृषि में कम से कम 10% की गिरावट आई। लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि 3% की बढ़त हुई, क्योंकि वो सिर्फ एक लिमिटेड उसको देखते हैं। तो यानी कि हमारे आंकड़े जो हैं असंगठित क्षेत्र के वो आते ही नहीं हैं। तो ये मान लिया जाता है कि जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी रफ्तार से असंगठित चल रहा है। ये बात नोटबंदी के पहले हो सकता है सही हो, लेकिन अभी सही नहीं है।
तो मैंने अभी हिंदू में 1.5 महीने पहले आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने कहा कि अगर हम असंगठित क्षेत्र को अलग से देखें, उसके आंकड़े अलग से लें, तो इस समय हमारी ग्रोथ रेट 7.5% नहीं है, वो 1% है। और उसमें भी अगर संशोधन करें सही ढंग से तो इस समय हमारी इकॉनमी गिरावट पे है, ना कि बढ़त पे है, यानी कि रिसेशन में है, वो स्टैग्नेशन भी नहीं है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो जनता के सामने नहीं आती है। जनता को तो यही बताया जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्था है, कितना अच्छा हो रहा है सब कुछ, और ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी हमें सपोर्ट कर रही हैं। IMF भी कह रहा है 7.5%, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, ADB भी कह रहा है, जो इंटरनेशनल बैंक है वो भी कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एजेंसीज डेटा कलेक्टिंग एजेंसीज नहीं है। ना तो IMF डेटा कलेक्ट करता है, ना वर्ल्ड बैंक डेटा करता है, ना ADB करता है, ना क्रेडिट स्विस करता है। ये तो सरकारी डेटा को लेके उसी को जो आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो सरकारी डेटा में खामी है वो इनके डेटा में भी खामी है। तो आज मीडिया क्यों नहीं इसको उठा रहा? तो जैसे प्रशांत जी ने कहा कि कौन जोखिम लेगा, या जो इकोनॉमिस्ट आते हैं टीवी पे डिस्कशन में, वो क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? क्योंकि उनको भी लगता है, जैसे कि एक इकोनॉमिस्ट ने मुझे कहा, जो बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट, कि अरुण आप क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हो? तो मैंने कहा कि जो सच है उसको तो बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो सरकार कंसल्ट करती है, मैं तो नहीं कह सकता। तो आज जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट हैं जो डिबेट में आते भी हैं, उनको ये लगता है कि हमें सरकार को खुश रखना है, तो इसलिए वो जो सही आंकड़े हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिलाना चाहते। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारा डेटा है वो एक परेशानी में है। अब रोज़गार की बात ले लीजिए, हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि 15 से लेके 64 साल की उम्र के जो लोग हमारे लेबर फोर्स में आने चाहिए, उसकी संख्या इतनी कम क्यों है? बीच में तो 38 तक पहुंच गई थी, अभी भी CMI के आंकड़े बता रहे हैं कि वो 44 के करीब है। जबकि इस तरह के जो और देश हैं, जैसे चीन है, ब्राज़ील है, जैसे USA है, वहाँ पे ये 65% के करीब है। तो अगर हमारे यहाँ 44% है, वहाँ पे 65% है, तो यानी 21% लोग कम काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये 21% लोग वो हैं जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया किसी न किसी वजह से। हताशा है, निराशा है। और ये तो देखिए साफ है, पिछले 5-6 साल से, जब 2015 में उत्तर प्रदेश में 360 नौकरियां निकली थीं पियोन की, उसके लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 380 PhD थे और जिसमें 2 लाख BTech, MTech, BCom थे। यानी कि जो आपकी स्किल है उस लेवल का आपको जॉब नहीं मिल रहा। तो लोग उसको कहते हैं कि नहीं वो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि जब वहाँ पे एक बंधी बंधाई नौकरी होती है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप PhD करके एक पियोन की नौकरी करेंगे तो क्या आप खुश रहेंगे? हताशा, निराशा तो फिर भी रहेगी। और फिर भी 360 ही तो नौकरियाँ थी। ये 23 लाख लोग बाकी कहाँ जाएंगे? उसी तरह रेलवेज़ का भी उदाहरण है, जो कि अनुपम और ज़्यादा बताएंगे। अभी NTPC का है, कितने सारे और इस तरह के हुए हैं जहाँ पे कि कुल मिला के थोड़े बहुत नौकरियाँ मिलती हैं। तो आज ये समझिए 1.2 करोड़ बच्चे नौकरी के लिए मार्केट में आते हैं हर साल। 1.2 करोड़ में से जो संगठित क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी वो 3 या 4 लाख मिलेंगी, यानी कि मुश्किल से 1.5-2%। बाकी जो हैं उनको असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ेगा। जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बेरोजगार रहे, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी का भत्ता नहीं है, तो उसको झक मार के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो चाहे एक बस स्टैंड पे थोड़ा सा चना बेच ले, वो चाहे रिक्शा चला ले, वो चाहे ठेला कर ले। और मुझे याद है कि जब मैं 1978 में एक बार मणिपुर गया तो वहाँ पे उस समय यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे वो रिक्शा चलाते थे, तो पर वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि रिक्शा चला रहे हैं, तो मुंह पे अपना तौलिया लपेट के चलाते थे जिससे कि कोई उनको पहचान ना पाए। तो यानी कि ये आज की बात नहीं है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में भयंकर रही है और वो और बढ़ती चली जा रही है। तो इससे हमें जूझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम इससे करें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं, उसको डेटा में इनविजिबलाइज कर दिया है। उसका डेटा ही नहीं है, उसका डेटा हमारे डेटा में आता नहीं है, तो एक तरह से इनविजिबल हो गया। तो पॉलिसी मेकर भी उसको इनविजिबलाइज कर देता है। पॉलिसी मेकर को उसके लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं,
अगर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, 7.5% की है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इनविजिबलाइजेशन है असंगठित क्षेत्र का, उसको हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो यूथ है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज कुछ काम ढूंढ रहा है, उसको हमें सामने लाना पड़ेगा। अब बाय डेफिनेशन अनऑर्गेनाइज का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। कौन उनको ऑर्गेनाइज करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या ऑपोजिशन उनको ऑर्गेनाइज करेगा, कहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसके साथ समय बहुत कम है, तो ये सप्लाई साइड जो नीतियाँ हैं, उसी के चलते फार्म बिल आए, उसी के चलते लेबर कोड में बदलाव आ रहा है, जो लेबर कोड में जो बदलाव लाने की है, उसी के चलते प्राइवेटाइजेशन है। जबकि आज ज़रूरत डिमांड साइड पॉलिसीज़ की है, हम सप्लाई साइड पॉलिसीज़ पे लगे हुए हैं, क्योंकि वो बिजनेसेस को फ़ायदा पहुंचाएगा। और हो ये रहा है कि कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि प्रशांत भूषण जी ने बताया कि एक बड़ा बिजनेस हाउस है, उसको सारे जो एयरपोर्ट चले जा रहे हैं, पोर्ट जा रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, और ये इस तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था तेज़ है, लेकिन सरकार का प्रोपेगेंडा कि काले धन की अर्थव्यवस्था कम हो रही है, हम उसको आगे नहीं बता पा रहे जनता को कि काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। रोज़ आप देखिए कितने करप्शन के केसेस निकल रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो जैसे 2G वाला या जो कोलगेट वाला, उस तरह का बड़ा करप्शन अभी नहीं आया है, लेकिन वो तो तब आएगा जबकि जो बात खुलेगी। ये आती तभी है जब ये RTI वगैरह से ये सब आएगा, लेकिन RTI वगैरह में आजकल आ नहीं रहा। प्रशांत जी बताएंगे किस प्रकार से RTI को अपंगु बनाने की कोशिश है, किस प्रकार से उसको जो है डाइल्यूट करने की कोशिश है, जिससे खबर ना आए। लेकिन खबरें आ रही हैं। अब जैसे कि कल ही पकड़ा जो ये बुलेट ट्रेन वाला जो CEO है, उसको पकड़ा गया है, उसको काम से निकाला गया क्योंकि उसने पहले से ही करप्शन किया। वो क्यों लाया गया वहाँ पे, जब उसके खिलाफ ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस थे? ये हमें सोचना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम ये बात को आगे बढ़ा पाते हैं जनता के बीच में कि जो सरकार है वो प्रोपेगेंडा कर रही है, वो ठीक नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो आज जो समस्या है, जिसमें पब्लिक खुल के नहीं आ रही है, मिडिल क्लास खासकर, तो ये कंज्यूमरिज्म का दौर है। और मैं कंज्यूमरिज्म को मानता हूँ कि दिस इज़ द न्यू ओपियम ऑफ द मासेस। लोग खोना नहीं चाहते। जैसे प्रशांत जी ने कहा, यूथ के पास तो नहीं है, पर मिडिल क्लास वो सोचता है कि जो मेरा जो आज का जो गेन है उसको मैं खो दूंगा अगर मैं सामने आऊँगा। तो यूथ से हमें सोचना पड़ेगा कि यूथ को मोबिलाइज़ करना, खासकर जो असंगठित क्षेत्र का यूथ है उसको मोबिलाइज़ करना। तो डिसेंट्रलाइज वे में शुरू होगा और फिर उसको कहीं ना कहीं बांधना पड़ेगा। अगर हम डिसेंट्रलाइज वे में जगह जगह ये यूथ मूवमेंट शुरू हो रहे हैं, उससे हो और फिर उसको बांध पाएँ, तो हो सकता है कि कुछ आगे हो। और इसके लिए ट्रेड यूनियंस को, ऑपोजिशन पार्टीज़ को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। कृषि में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, वहाँ से कृषि का जो मूवमेंट था उसमें वर्कर्स को साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कृषि में एक रेजिस्टेंस होगी। क्योंकि कृषक को लगेगा कि मैंने अगर जो लिविंग वेज देना शुरू कर दिया अपने वर्कर को, तो मेरा तो जो और नुकसान हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में उसका नुकसान नहीं होगा, उसका उल्टा फ़ायदा होगा। तो ये एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है जिसको किसानों को समझना पड़ेगा। तो किसान, मजदूर, यूथ, ये अगर एक साथ आएगा तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आगे चल के हो। और ये सारी बातें हमको जनता तक ले जानी पड़ेंगी। उसका ज़रिया क्या हो, क्योंकि मीडिया तो करेगा नहीं, ऑल्टरनेट मीडिया की बहुत ज़रूरत है। ये ऑल्टरनेट मीडिया अगर होगा तो ये होगा। और फाइनली मैं कहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट पाथ है, जिसमें हम सप्लाई साइड नीतियों की तरफ जो झुके हुए हैं, इसको हमने 1991 से आगे बढ़ाया है और 2014 से तो और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। इसको जो हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास लगता है समाधान निकलेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट